स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रिवॉल्यूशन डिप्लोमा में। हम जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि आपके लिए हिंदी की वीडियोस अलग लाएंगे, इंग्लिश की वीडियोस अलग लाएंगे। इसी टर्म्स में आज हम लोग ला रहे हैं हिंदी की वीडियोस। हिंदी की वीडियोस में अभी हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसमें आपको अन्य सब्जेक्ट्स के वीडियोस हिंदी में मिल ही रहे हैं। उसी में आपका अब मैकेनिकल ब्रांच का एक सब्जेक्ट है ऊष्मा इंजीनियरिंग, या फिर कहें तो थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग को आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हिंदी के अंतर्गत शुरू करते हैं थर्मल इंजीनियरिंग। उससे पहले आप लोग अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन सब सुविधाओं का फ़ायदा मिल सके। और हमारे लिए आपने जो सपोर्ट दिया है, दिखाया है, जो प्यार दिखाया है, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। शुरू करते हैं ऊष्मा इंजीनियरिंग। ऊष्मा इंजीनियरिंग यानी कि थर्मल इंजीनियरिंग की जब भी हम शुरुआत करते हैं तो थर्मल इंजीनियरिंग के शुरुआत में ही हमारे माइंड में एक शब्द आता है, एक टर्म आता है, वो क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सबसे पहले तो अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा गतिकी। अगर इसका हिंदी लिख दें तो ऊष्मा गतिकी। अगर थर्मोडायनेमिक्स को हम समझ लेते हैं तो पूरे थर्मल को समझने में हमारे लिए बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि बिना थर्मल ऊष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स को समझे कभी भी हम थर्मल की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इसी का एक सब ब्रांच है। तो ऊष्मा गतिकी क्या है? ऊष्मा गतिकी विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की एक शाखा की तरह है। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वैसे ही ये भी एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि किसी भी ऊर्जा का कार्य के रूप में अध्ययन करते हैं। ऊर्जा का हम किस में अध्ययन करते हैं? कार्य के रूप में। और हीट यानी कि ऊष्मा के रूप में भी अध्ययन करते हैं। यानी कि हम लोग एनर्जी का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत किस फॉर्म में चेंज करके? वर्क एंड हीट के फॉर्म में। हम लोग जनरली थोड़े थोड़े इंग्लिश के शब्द यूज़ करेंगे ताकि हम लोग आगे चल के अभ्यस्त हो जाएं, क्योंकि जब भी आप बड़े हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे कभी भी, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो भी बीटेक के जैसे बीटेक करना है तो आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा। तो उसी तरह अगर हम लोग शुरू करें तो थर्मोडायनेमिक्स से शुरू करते हैं। तो ये क्या करता है? ऊर्जा का अध्ययन किस फॉर्म में करते हैं? ऊर्जा को हम कार्य और ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट करने पर हमें क्या क्या मिलेगा उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आइए इसकी डिफिनीशन अगर लिखें तो ऊष्मा गतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा को कार्य एवं ऊष्मा के रूप में अध्ययन करते हैं। उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, जैसे ही हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स की जैसे ही बात आती है तो इसको अगर और दूसरे फॉर्म में कहें तो हम ऊष्मा गतिकी को क्या कह सकते हैं? अगर इसकी एक दूसरी अगर ये वाली डिफिनीशन तो आप लोगों को जनरली पता ही होगी, लेकिन अगर हम दूसरी बात करें तो अगर दूसरे शब्दों में कहें तो क्या है? थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में हम अगर इन जनरल साइंस यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भाषा में कहें तो हम लोग स्टडी करते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू सराउंडिंग। यानी कि सोर्स अगर सिस्टम बोले यानी कि निकाय और परिस्थान के आसपास की होने वाली एनर्जी के इंटरेक्शन यानी कि आदान प्रदान को अध्ययन किया जाता है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत ऊर्जा के परिस्थान एवं सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये तो सराउंडिंग हो गया आपका, और सिस्टम को क्या कहते हैं, निकाय के, क्या हो गया, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊर्जा के परिस्थान एवं निकाय के बीच होने वाले आदान प्रदान का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे आपके लिए दो शब्द नए हैं, परिस्थान और निकाय, यानी कि इसको कहते हैं सिस्टम, इंग्लिश टर्म्स है, और इसको कहते हैं सराउंडिंग। अगर इंग्लिश में आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये वाले अगर हम टर्म्स अगर इंग्लिश में यूज़ करें तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप हमारे यहाँ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, आप कंफर्टेबल हैं, तो भी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताएं कि आप कंफर्टेबल हैं आगे। अदरवाइज़ हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नोट करना है तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये और यहाँ से हमारी पूरी जो थर्मल की जो क्लास है वो पूरी तरह से स्टार्ट होती है, जिसके अंतर्गत हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहला तो आता है निकाय, यानी कि सिस्टम। अब भैया से सुना तो आप लोगों ने बहुत बार होगा, लेकिन आखिर ये होता क्या है सिस्टम? सिस्टम क्या होता है? एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप एक परिवार का हिस्सा हैं। मान लीजिए कि आपके परिवार में केवल 4 लोग हैं। आप हैं, आपकी मम्मी हैं, आपके पापा हैं, और आपका एक छोटा सा भाई है। आप अगर बाहर कहीं खेलने जाते हैं तो आपके फैमिली मेम्बर्स आपको डेफिनेटली रोकते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको आपसे मतलब है। वो क्या, वो जो आपके दोस्त हैं उनसे तो मतलब रखते नहीं हैं, यानी कि वो अपनी पूरी स्टडी, यानी कि अपनी पूरी स्टडी अगर इंग्लिश में बोले तो मतलब अपना पूरा ध्यान आपके ऊपर ही केंद्रित रखते हैं, यानी कि आप उनके लिए क्या हैं, एक सिस्टम है। अगर नहीं समझ में आया तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक क्लास लेते हैं। एक क्लास में मान लीजिए कि ये एक है क्लास के अंतर्गत 10 बच्चे हैं। मान लीजिए 6 बच्चे हैं, 3 6 बच्चे बैठे हुए हैं। 6 बच्चे में से 4 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं 4 बच्चे, और यहाँ पे एक टीचर खड़े हुए हैं जो पढ़ा रहे हैं, और ये 2 बच्चे हैं जो वो बहुत बदमाश बच्चे हैं। तो क्या होता है कि टीचर का डेफिनेटली ध्यान उसी की तरफ होता है जो बदमाश होता है, जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है। तो यानी कि टीचर का ध्यान कहाँ होगा, इन 2 बच्चों के ऊपर, और वो जब भी पढ़ाएंगे तब भी कहाँ ध्यान देते रहेंगे, इन्हीं 2 बच्चों की तरफ हरदम। यानी कि ये दोनों क्या हो गए, पूरे स्टडी के लिए, यानी टीचर के लिए ये सिस्टम हो गए, सिस्टम हो गए। यानी कि जिसके ऊपर हम अपनी पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि जिसके ऊपर हम अपना पूरा एक स्टडी पैटर्न तैयार करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिस्टम। समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आया तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए कि समझ में आया, नहीं तो हम और दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि वह विनिष्ट क्षेत्र जिसके ऊपर अध्ययन किया जाता है उसे निकाय कहते हैं। ठीक। अब भैया आपको तो ये समझ में आ गया कि सिस्टम, अगर आप उन लोगों के लिए सिस्टम हैं या 2 बच्चे वो सिस्टम है, तो ये बाकी बच्चे क्या हैं? अब दूसरा जाहिर समझ में एक सवाल आएगा कि दूसरे बच्चे हैं क्या, तो दूसरे बच्चे क्या हैं, ये हैं सराउंडिंग।
ये तो आपका हो गया सिस्टम, यानी कि ये हो गए आपके निकाय। ये तो बहुत कॉमन शब्द है सिस्टम और सराउंडिंग, आप तो इंग्लिश में भी इतना तो पढ़ ही सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में दिक्कत है, अगली बार से यही कोशिश किया जाएगा कि पूरी तरह से हिंदी में ही पढ़ाया जाए, अगर आपको इतनी सी भी दिक्कत हो रही है तो। और ये है सराउंडिंग यानी कि परिस्थान, यानी कि आपके अलावा आपके साथ जितने भी बच्चे खेलते हैं, आपके आसपास जुड़े हुए हैं, आपके माता पिता, आपके गार्जियन को उनसे तो मतलब होता नहीं है, यानी कि वो हैं आपके लिए परिस्थान। परिस्थान को अगर डिफाइन किया जाए, यानी कि सराउंडिंग को अगर डिफाइन किया जाए, अगर सराउंडिंग को डिफाइन कर दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा इसका एग्जाम्पल। सराउंडिंग को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो क्या होगा कि निकाय के बाहर का संपूर्ण क्षेत्र, यानी कि निकाय के बाहर जो कुछ भी है वो क्या है, सराउंडिंग्स है। हमको उससे क्या मतलब, जिस भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं निकाय से बाहर, वो क्या है, सराउंडिंग। अब भैया अगर ये पता चल गया कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, तो एक जाहिर सी बात है कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग ये हैं तो अलग किस चीज़ से होते हैं, तो अलग होते हैं भैया ये बाउंड्री के द्वारा। बाउंड्री बोले तो क्या है, आपके घरों की तरह ही नॉर्मली ये भी है एक बाउंड्री। बाउंड्री आप लोगों ने घर के आसपास बहुत बार देखी होगी। बस बाउंड्री क्या है कि बाउंड्री जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर को सामने वाले के घर को अलग करना है, तो आप लोग क्या करते हैं, एक बाउंड्री का निर्माण करते हैं, एक दीवार जुड़वा देते हैं। वो क्या होती है, एक परमानेंट बाउंड्री होती है, वो कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ मूव नहीं कर सकती है। लेकिन यहाँ पे बाउंड्री क्या होगी, थर्मल के अंतर्गत बाउंड्री कैसे होगी, आइए देखते हैं। तो बाउंड्री मतलब क्या है कि बाउंड्री क्या करती है, एक सेपरेटर का काम करती है। सेपरेटर मतलब एक दूसरे को अलग करने वाला। समाज में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे को अलग करते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं रहने देते हैं, वैसे ही ये भी है बाउंड्री, यानी कि बाउंड्री सेपरेट सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी कि निकाय को परिस्थान से अलग करती है। यानी कि निकाय को परिस्थान से क्या करती है, बाउंड्री अलग कर देती है। अब इसके अगर आगे बढ़े, अगर सिस्टम पे ही चल रहे थे हम लोग, तो सिस्टम पे ही चलते हैं पहले, उसके बाद से बाउंड्री के टाइप्स पढ़ेंगे। पहले सिस्टम के टाइप्स पढ़ते हैं। अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम मेनली होते हैं 3 टाइप्स के। वैसे तो कई टाइप्स के मिल जाएंगे आपको, बट मेनली आपको जो पढ़ना है आपके सिलेबस में है वो 3 टाइप के हैं। एक है ओपन सिस्टम। अब इसको हिंदी में कहेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें होंगी, आपको तकनीकी शब्दों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा होता है आपका क्लोज सिस्टम, और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। इतना सा तो इंग्लिश पढ़ ही सकते हैं। ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड में क्या अंतर है, आपने तो बहुत बार फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इन सब शब्दों को। अगर हम बात करें सबसे पहले ओपन सिस्टम की, ओपन सिस्टम क्या है भैया, ओपन सिस्टम मतलब कि सोच लीजिए कि समाज का वो आदमी जो एकदम ओपनली है, जिसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, यानी कि वहाँ वो किसी से भी कोई भी बात कर लेता है। सिंपल सा वैसे ही है, इसमें क्या है, मास का भी ट्रांसफ़र हो, और ऊपर लिख लेते हैं एक छोटी सी बस कॉलम 2 बना लेते हैं, एक हो जाएगा मास और दूसरा हो जाएगा एनर्जी। इससे आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहला क्या है कि जो ओपन सिस्टम है उसमें क्या है भैया, मास भी ट्रांसफ़र हो और साथ ही साथ आपकी एनर्जी भी ट्रांसफ़र हो। ये है आपका ओपन सिस्टम। अगर हम बात करें वहीं सेम दूसरे टाइप यानी कि क्लोज सिस्टम की, तो क्लोज सिस्टम में क्या है, मास का तो ट्रांसफ़र ना हो भैया, बट एनर्जी का ट्रांसफ़र हो। इसको कहते हैं क्लोज सिस्टम। यानी कि क्लोज सिस्टम मतलब वो सिस्टम है जिसमें कि मास का ट्रांसफ़र ना हो, बट एनर्जी का ट्रांसफ़र एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या एक जगह से दूसरे जगह पे होता रहे। और तीसरा है भैया आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब वो इंसान है जो कि किसी से मतलब नहीं रखता, जिसको किसी से कोई चिंता नहीं है, यानी कि ना ही इसमें मास का ट्रांसफ़र हो और ना ही एनर्जी का। अगर देखें तो अभी देखें सिंपल सा एग्जांपल देखें तो ये क्या है,
ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल क्या मिलेंगे आपको, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल आपको क्या मिलेंगे? ओपन सिस्टम के अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो ऑल मैकेनिकल डिवाइस, चाहे वो पंप हो, नोजल हो, रेफ्रिजरेटर हो, सारी जो मैकेनिकल डिवाइस हैं उसमें क्या है, मास तो ट्रांसफ़र होता ही होता है, एनर्जी भी ट्रांसफ़र होती है। एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम मान लो कि पंप का लेते हैं। पंप को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए मतलब हम उसमें क्या करते हैं, फ्यूल एनर्जी के रूप में उसको फीड करते हैं, यानी कि एनर्जी का ट्रांसफ़र किया हमने। उसके बाद से क्या करता है वो कि नीचे से पानी को खींच के बाहर की तरफ फेंकता है, यानी कि वो मास का भी ट्रांसफ़र कर देता है। एनर्जी का तो कर ही रहा है, मास का भी कर देता है ट्रांसफ़र। अब दूसरी चीज़, दूसरे टर्म्स पे आते हैं कि ये क्लोज सिस्टम क्या है। क्लोज सिस्टम की बात करें भैया तो क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सोचिए एक बार। क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी है कि एक मान लीजिए कि बंद पात्र में गर्म गैस, बंद पात्र यानी कि एक सिलेंडर में आप जब भी गैस रख देंगे, मान लीजिए कि एक सिलेंडर है, इसमें आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी गैस रखती है। जैसे ही आप रखेंगे बाहर का टेम्परेचर जाहिर सी बात है कि बहुत डाउन होगा। जैसे ही डाउन होगा क्या होगा, इसमें से एनर्जी का ट्रांसफ़र हीट के रूप में बाहर की तरफ हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा बाहर की तरफ निकलेगी, बट इसमें क्या है, मास वही का वही रहेगा। बाकी गैस धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और बाकी गैस क्या होगी, ठंडी हो जाएगी। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र तो हो रहा है बट मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? ये है क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल। अगर हम बात करें थर्ड सिस्टम की यानी कि आइसोलेटेड की, तो आइसोलेटेड का बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है आपकी डे टू डे लाइफ से। अब बताइए वो क्या हो सकता है आइसोलेटेड का एग्जाम्पल? अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा कमेंट भी करिए और कमेंट करके बताइए कि आइसोलेटेड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। आइसोलेटेड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आइसोलेटेड का एग्जाम्पल हो सकता है, हम जो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि एक चाय वाला वो थर्मस आता है जिसमें हम लोग चाय रखते हैं, थर्मोकोन वाला। वो थर्मोकोन वाला थर्मस क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल में मतलब क्या है कि उसमें जब भी हम चाय रखते हैं तो चाय तो भैया गर्म रहती ही है, चाय तो गर्म है, चाय तो उसमें रखने पे गर्म ही रहती है। चाय जितनी देर तक रख दें, यानी कि सुबह की गरमाई हुई चाय अगर हम शाम को भी पीते हैं तो अगर वो थर्मस ख़राब नहीं है तो उसमें गर्म ही रहती है। और साथ ही साथ चाय ख़त्म भी तो नहीं होती है, चाय ख़त्म भी तो नहीं होती है भैया, यानी कि उसका मास हमने जितना रखा था उसमें क्या है वो उतने पे ही रुका हुआ है। और साथ ही साथ क्या है, उसकी एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हुई। यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, किसी भी सिस्टम को आइसोलेटेड बनाने के लिए उसके लिए एडियाबैटिक वॉल चाहिए, यानी कि वहाँ से एनर्जी का ट्रांसफ़र बाहर की तरफ ना हो। अगर हम सिस्टम तो ख़त्म हो गए, अब हम इसके अगर वो लिखना चाहें, अगर इसका डिफिनीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ओपन सिस्टम का डिफिनीशन। पहला है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कैसा सिस्टम है भैया, जहाँ की मास का ट्रांसफ़र तो हो, ऐसा निकाय जिसके अंतर्गत द्रव्यमान एवं ऊर्जा दोनों का हास्य हो। हास्य मतलब हंसने वाला हास्य नहीं, हरास्य हो, मतलब कि वो ख़त्म हो जाए, फिर उनका कह सकते हैं ट्रांसफ़र हो। ठीक, एग्जाम्पल हमने बताया आपको, एग्जाम्पल वहाँ से नोट कर सकते हैं। दूसरा हम लेते हैं, क्या है दूसरा है भैया क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के लिए उसका डिफिनीशन लिखते हैं, सेम है। क्लोज सिस्टम ऐसा निकाय जिसके अंतर्गत द्रव्यमान का हास्य न हो किंतु ऊर्जा का हास्य हो।
एक दूसरा टर्म है क्षरण भी यूज कर सकते हैं, ऊर्जा का क्षरण हो ऐसा भी लिख सकते हैं। और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का आइसोलेटेड सिस्टम की डिफिनीशन लिखते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, अब इसके डिफिनीशन क्या होगी? ऐसा निकाय जिसके अंतर्गत न तो द्रव्यमान का हास्य हो न ही ऊर्जा का। अगर ऐसा सिस्टम है जिसमें कि ना ही द्रव्यमान ख़त्म हो रहा है और ना ही ऊर्जा ख़त्म हो रही है, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे हम? ये आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल कहेंगे। बस आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए। अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बुलाइए ताकि हम और भी आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर सकें।